नमस्ते नमस्कार सभी को। मेरा नाम है दीप सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस के बारे में बताना है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि पैसिव वॉइस कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए, ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, दे फीड द लॉयंस इन द जू ट्वाइस, अ जेली फेस स्टंग हर, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16। देखिए नंबर 4 यानी ऑप्शन 4 जो है वो वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16, हम 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं देते, ये तो बिल्कुल भी पैसिव नहीं है। जेली फिश स्टंग हर, बिल्कुल नहीं। दे फीड द लॉयंस इन द ट्वाइस, 2 बार जू में शेरों को खाना खिलाते हैं, ये भी नहीं है। इसका ऑब्वियस सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, उससे उसका पासपोर्ट क्या सरेंडर करवाया गया। ठीक है, मेड टू, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कॉक्स क्रो कॉक अ डूडल डू। कॉक्स क्रो कॉक अ डूडल डू, कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है हमें ये बताना है ऑप्शन में। ऑप्शन है ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपोइया, मेटाफर या फिर सिमली। देखिए ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास, तो कॉक्स क्रो कॉक डूडल डो में कोई विरोधाभास तो है नहीं। मेटाफर नहीं है, मेटाफर होता है हिंदी में रूपक अलंकार, तो ये मेटाफर भी नहीं है। सिमली नहीं है क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई उपमा नहीं दी जा रही है, इसमें बल्कि हो रहा है ध्वनि अनुकरण। कॉक्स क्रो कॉक डूडल डू, कुकड़ू कू, ये एक तरह से ध्वनि अनुकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनोमेटोपोइया। बोलने में ये बड़ा अजीब सा है ना इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब शब्द इसमें उन शब्दों का उपयोग किया जाता है जो ध्वनि का अनुकरण करते हैं। तो कॉक्स क्रो कॉक डूडल डू क्या है, एक ध्वनि अनुकरण है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉइंट आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और हमें इनमें से पॉइंट आउट करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो ये वर्ड है वो बिल्कुल सही स्पेलिंग जिसकी दी हुई है, करेक्ट है जो, वो हमें चूज़ करना है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी में आप देख लीजिए कौन से सही हैं, डी। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HAEMORR क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेमरेज। ठीक है, हेमरेज होता है ना, ब्लड जब रुक जाता है बॉडी में, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, तो ये उसी की बात हो रही है। इन चारों में हेमरेज की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बट वही होता है। और सीटेट के पेपर में, इंग्लिश पेपर में आपको एक स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहना है, ज़रूर रहता है। आपको बताना होता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो इसको आप ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, our next question is, point out the meaning of the following proverb, every cloud had a silver lining। proverb यानी लोकोक्ति जो बहुत प्रचलित होती है, आम भाषा में बोलचाल में मुहावरे की तरह यूज़ की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए, clouds are never without a silver lining, there is a positive side to every unpleasant situation, there is no hope in an unpleasant situation, या फिर clouds always have white lines in them। ठीक है, एवरी क्लाउड हैड अ सिल्वर लाइनिंग, इसका क्या मतलब है, ये लोकोक्ति क्यों हम इस्तेमाल करते हैं अपनी अपनी जो बोलचाल की भाषा है, आम दिनों के जो हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। क्या इसका मतलब ये होता है कि क्लाउड्स ऑलवेज हैव वाइट लाइंस, बादलों के बीच में हमेशा एक लाइन होती है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें हमें सोचने समझने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी निराशा में भी आशा की किरण। ठीक है,
बहुत ज़्यादा ख़राब गलत सिचुएशन पड़ा हुआ है, फिर भी आशावादी होना चाहिए ना। तो निराशा में आशा की एक किरण होती है। एवरी क्लाउड हैड अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस के लिए सब्सटीट्यूट बताना है और वो सेंटेंस है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, पत्नी को मारना। ठीक है। ऑप्शन ए है गैनेसाइड, ऑप्शन बी है ऑक्सोसाइड, ऑप्शन सी है कैनेसाइड और ऑप्शन डी है एविसाइड। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होता है गैनेसाइड वो होता है नरसंहार। तो किलिंग वंस वाइफ में नरसंहार की बात नहीं है। ऑप्शन सी है कैनेसाइड, ये होता है कुत्ते से रिलेट करता हुआ। ठीक है, कुत्ते को मारना। और ऑप्शन 4 जो कि ऑप्शन डी है एविसाइड, ये बर्ड किलिंग से रिलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सोसाइड। ठीक है, ये होता है किलिंग वंस वाइफ यानी वाइफ का मर्डर करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन संयोजन है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज की संरचना है। ठीक है। ऑप्शन ए है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑप्शन बी है वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये है कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताना है हमें। ठीक है। ऑप्शन ए ऑलमोस्ट, आगरा, हेयर, या फिर जापान। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन और आंसर उतना ही इजी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑलवेज टॉक्स अबाउट लोकेशन। ठीक है, हेयर, देयर, अप, डाउन, अक्रॉस, बियॉन्ड एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ठीक है। Adverbs that change the meaning of a sentence by telling us where things happen are called as adverbs of place. Always talks about location. Here, there, across, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे वगैरह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा? हेयर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग अ मिस्टेक। वो पोर्शन बताना है ऑप्शन में से जो कि बिल्कुल गलत है। हैविंग मिस्टेक जिसमें कि मिस्टेक है, गलती है। ठीक है। ऑप्शन है द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम हु आर काइंड एंड जेनरस। हम जब क्वेश्चंस ये बड़ा ही पता है ये बहुत उलझा देता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो ज़्यादा परेशान, मुझे लगता है जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं। घर आते ही लगता है अरे ये तो बड़ा इजी था, ये तो तुरंत समझ में आ गया। तो पॉइंट आउट करना है कि इसमें से कौन सा मिस्टेक है। पहले तो सब सही लगता है कि सारा ही सही है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं। देखिए दी पुअर्स, पुअर्स यानी एस लगा हुआ है, यहाँ पे एस नहीं होगा, होगा सिर्फ दी पुअर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे मिस्टेक दिखाई दे रहा है ना। दी पुअर्स नहीं होगा, दी पुअर होगा। बाकी जो आर ऑलवेज हेल्प बाय देम हु आर काइंड एंड जनरस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट सीधा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कीजिएगा।